हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जो है व्यस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज की केमिस्ट्री क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम 160 में जो देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप उत्साह संयोजक यौगिक, ये हमारा केमिस्ट्री का जो है 5वां लेसन यूपी बोर्ड एग्जाम से बनता है, जिसका 160 लेके आए हैं। और इस 160 में हम पूरे लेसन को जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इन सब को हम जो है समाप्त करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखना। अभी तक अगर आप लोगों ने कुछ नहीं तैयार किया इस लेसन से, तो इस लेसन में इतनी बातें आपको बताऊंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में लगभग सारे क्वेश्चन आप हो जाएंगे। शुरुआत करने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। साथ में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखो बच्चों, केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो है कंप्लीट सिलेबस जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जो कि प्लेलिस्ट के माध्यम से है। चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जो है आप चले जाइएगा और वहां पर आप एक एक चैप्टर की अच्छे से तैयारी जो है कर सकते हैं। हर एक चैप्टर्स के कंप्लीट वीडियो जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कहीं से कुछ पूछा नहीं जाएगा। चैप्टर वाइज आपको 160 के वीडियो भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं कि अगर आप ज्यादा ना देखना चाहें तो एक ही वीडियो में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की केमिस्ट्री क्लास 160 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखते हैं उप उत्साह संयोजी यौगिक। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक किसे कहते हैं। चलिए पहले इसको जान लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर का जो बनता है कि योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। योगात्मक यौगिक कहा गया है, तो योगात्मक यौगिक मतलब जो योग करके यौगिक बना हो उसे हम योगात्मक यौगिक कहेंगे। और दूसरी बात, जो आणविक यौगिक कहा गया है, मतलब ऐसा यौगिक जो अणुओं द्वारा मिलकर बना हो उसे हम आणविक यौगिक कहेंगे। लेकिन अब ये कैसे बनाया जाता है, चलिए इसको जान लेते हैं। इसके लिए ऐसे यौगिक आप ऐसे बताएंगे कि ऐसे यौगिक जो दो या दो से अधिक, अब कम से कम दो लोग को तो मिला के बनाए ही होंगे, अब अकेले थोड़ी बढ़ जाएगा। अब भाई आप यौगिक बनाने जा रहे हो और योगात्मक यौगिक बनाने जा रहे हो, तो योग कब होगा? कम से कम दो लोग को जोड़ोगे, चाहे दो लोग को जोड़ो और चाहे दो से अधिक लोगों को जोड़ो। तो वही कहा गया है कि ऐसे यौगिक जो दो या दो से अधिक सरल यौगिकों को, मतलब जो सरल यौगिक हो, सरल यौगिक का मतलब है जैसे NaCl हो गया, यानी जो सिंपल कंपाउंड्स हो, यानी सरल यौगिक हो, सरल यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर, यानी जब दो या दो से अधिक सरल यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में मिला करके गर्म करते हैं और गर्म करने के पश्चात उसका क्रिस्टलीकरण कराते, क्या कराते हैं? क्रिस्टलीकरण कराते, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। और क्रिस्टलीकरण करने पर जब एक यौगिक बनता है, यानी दो लोग को मिलाए हो एक यौगिक बनता है, तो ऐसे यौगिकों को योगात्मक, भाई दो लोग को मिलाए एक बना तो योगात्मक नहीं हुआ। और दूसरी बात आणविक, आणविक का मतलब हमने दो अणुओं को मिलाया था, अलग अलग दो सरल यौगिकों को मिलाए तो पूरे अणु को मिलाए थे और अणु ही मिले हुए हैं, तो इसे हम आणविक यौगिक कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? आप ऐसे कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक सरल यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में मिला करके, सरल यौगिकों को निश्चित अनुपात में मिला करके, गर्म करके, वाष्पित करके, फिर ठंडा करके, यानी क्रिस्टलीकरण करा करके, और फिर जब एक यौगिक बनता है तो उसे योगात्मक अथवा आणविक यौगिक कहते हैं। समझ में आई बात? अब इसका एक उदाहरण देख लो। मान लीजिए हम योगात्मक यौगिक बना रहे हैं, तो एक सरल यौगिक हमारे पास है K2SO4, ये है पोटेशियम सल्फेट, और दूसरा हम ले लेते हैं Al2SO4 का होल थ्राइड, एल्यूमिनियम सल्फेट है। भाई एक यौगिक ये भी है, ये एक यौगिक ये भी है, पोटेशियम सल्फेट, और दूसरा है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। और अब इस दोनों को हम 24H2O, यानी हम 24 भाग जल में आपस में मिलाएंगे और मिला के क्रिस्टलीकरण कराएंगे, तो एक यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? हमारा बन जाएगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइड इंटू 24H2O, जिसे हम पोटास एलम अथवा फिटकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिटकरी, पोटास एलम, इसी को पोटास एलम कहा जाता है और इसी को फिटकरी कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? अरे देखो भाई, एक हमारा सरल यौगिक ये हमारा हो गया K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, दूसरा एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया सरल यौगिक,
और ये 24H2O पानी मिलाए हैं और इनका जब आपस में मिला करके क्रिस्टलीकरण कराएंगे तो एक क्रिस्टल बनेगा फिटकरी का। समझ में आया? तो ये हमारा योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक कहलाएगा। समझ में आ गई बात कि योगात्मक अथवा आणविक यौगिक क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक सरल यौगिकों को आपस में निश्चित अनुपात में मिला करके, गर्म करके, वाष्पित करके, ठंडा करके, क्रिस्टलीकरण करा करके जब एक यौगिक बनाते हैं तो तो इसे हम योगात्मक अथवा आणविक यौगिक कहते हैं। अब चूंकि इसमें पूरा अणु देखो इन्वॉल्व हो रहा है, एक K2SO4 का अणु इन्वॉल्व हो रहा है, एक H2SO4 का अनुमान, यानी पूरा अणु इसमें जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए इसको आणविक यौगिक कहा जाता है। समझ में आ गया होगा? चलिए अब इसके प्रकार कितने हैं उसको जान लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है द्विक लवण जिसे हम डबल सॉल्ट कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है उपसह संयोजक यौगिक जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा द्विक लवण या डबल सॉल्ट क्या होता है। तो द्विक लवण नाम क्या है? द्विक लवण मतलब दो लवण, कहने का मतलब ऐसा यौगिक या ऐसा लवण जो ठोस अवस्था में तो होते हैं लेकिन जब इनको जल में घोला जाता है तो अपने अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। कुल मिलाके जिनसे वो मिलकर बना रहता है वो आयनों में टूट जाते हैं, यानी अपना अस्तित्व खो देते हैं। यानी ऐसे यौगिक जो जल में घोलने पर अपने अपने आयनों में वियोजित हो जाते हो, यानी अपना अस्तित्व खो देते हो, ऐसे लवण को हम द्विक लवण या डबल सॉल्ट कहते हैं। समझ में आई बात की नहीं? सिर्फ ये जो लवण होते हैं, ये जो योगात्मक यौगिक होते हैं, ये सिर्फ ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। बाकी इनको जब जल में घोला जाता है तो ये अपने अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, तो इसे हम द्विक लवण कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलो जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो पहला उदाहरण है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मोहर लवण, कौन सा लवण? मोहर लवण। चलो इसको देख लेते हैं। मोहर लवण का फार्मूला क्या होता है? मोहर लवण का फार्मूला होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 into 6H2O। ये हमारा जो है मोहर लवण का फार्मूला है। यानी ये जो मोहर लवण होता है ये एक प्रकार का आपका द्विक लवण होता है। समझ में आई बात कि नहीं? ये ठोस तो होते हैं लेकिन जैसे ही जल में घोला जाता है तो ये FeSO4 अलग हो जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4 अलग हो जाता है, वाटर आपका अलग हो जाता है। इसी तरीके से आपका है दूसरा जिसे हम पोटास एलम कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटास एलम। और ये पोटास एलम क्या है? देखो जिसे हम फिटकरी के नाम से जानते हैं। ये है हमारा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O। ये भी जो है ठोस अवस्था में तो अस्थायी होते हैं लेकिन जैसे ही जल में घोला जाता है तो ये अपने अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, तो इसे हम जो है द्विक लवण कहते हैं। तो द्विक लवण का एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। मोहर लवण, पोटास, फिटकरी, ये सब जो है द्विक लवण के एग्जाम्पल होते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम उपसह संयोजक यौगिक क्या होते हैं इनको भी जान लेते हैं। चलिए भाई और दूसरा देख लेते हैं उपसह संयोजक यौगिक, यानी उपसह संयोजक यौगिक जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। आपके एग्जाम में ये खूब पूछा गया है कि उपसह संयोजक यौगिक से आप क्या समझते हो। तो एक बात ध्यान रखना, ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था के साथ साथ, यानी ठोस में तो होते ही होते हैं, साथ में विलयन में यानी किसी भी जल या किसी अन्य विलायकों में घोलने पर भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, यानी वो आयनों में टूटते नहीं है, यानी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, ऐसे यौगिकों को उपसह संयोजी यौगिक या जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? वही लिखा गया है, ऐसे यौगिक जो जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर अपने घटक आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। घटक आयन का मतलब ये हुआ कि जिनसे मिलकर बने हुए हैं वो घोलने पर वो टूटते नहीं है, यानी अलग नहीं होते हैं। तो वही कहा गया घटक आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, अर्थात ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी
अपनी पहचान बनाए रखते हैं उप सह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन अवस्था में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, यानी जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर वो अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को उप सह संयोजी यौगिक कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये जो उप सह संयोजी यौगिक है, चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है K4FeCN का होल 6। ये जो हमारा यौगिक है, ये हमारा उप सह संयोजी यौगिक कहलाता है। और दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं K3FeCN का होल 6। यानी इस टाइप के एग्जाम्पल जो आपको देखने को मिलेंगे, ये सब जो है उप सह संयोजी यौगिक के उदाहरण कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? अब आपके एग्जाम में उप सह संयोजी यौगिक और द्वितीय लवण में अंतर जो है पूछा गया है, तो अंतर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट दोनों की डिफिनेशन बता दीजिए और दूसरा पॉइंट उदाहरण बता दीजिए और तीसरा पॉइंट इसमें और जो आपको कैरेक्टर दिखता है वो आप अपने हिसाब से कुल मिला के अलग अलग करके आप बता दीजिए दोनों को, तो आपका अंतर भी हो जाएगा और जो है आपके अगर मान लीजिए परिभाषाएं उदाहरण सहित पूछता है तब भी आप आराम से लिख ले जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा कि द्वितीय लवण क्या होते हैं। द्वितीय लवण वे लवण होते हैं जो ठोस अवस्था में तो होते हैं, लेकिन जैसे ही जल में घोला जाता है वो अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो ऐसे लवण को हम द्वितीय लवण कहते हैं। जैसे मोहर लवण, फिटकरी हो गया। समझ में आ गए? और उप सह संयोजी यौगिक की अगर हम बात करें, ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था में तो होते ही होते हैं, परंतु जल में घोला जाता है, किसी अन्य विलायक में घोला जाता है, तब भी अपना अस्तित्व बनाए रहते हैं। मतलब वो आयनों में वियोजित नहीं होते, अपने अपने आयनों में टूटते नहीं है, तो ऐसे यौगिकों को हम जो है उप सह संयोजी यौगिक कहते हैं। समझ में आ गई बात? इसके भी उदाहरण आपके हो गए। चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक बनता है वो है उप सह संयोजक यौगिक से संबंधित परिभाषाएं। अब आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है ये जो उप सह संयोजी यौगिक होता है, इससे रिलेटेड काफी परिभाषाएं जो है बनती है और इनसे जो है एग्जाम में कुछ ना कुछ ये मान के चलिए हर हाल में जो है पूछा जाता है। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें जो है यहाँ से कुछ ना पूछा गया हो। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन भी है और ये टॉपिक जो है आपका जितने भी टॉपिक्स इसमें बनते हैं सारे टॉपिक्स से कहीं ना कहीं जो है नंबर लगा के जो है पूछे गए हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं आती हैं। अब इसमें परिभाषाएं कौन कौन सी आती हैं सबको हम बारी बारी जानने वाले हैं। देखिए सबसे पहली परिभाषाएं आती, परिभाषा में आपको देखने को मिलेगा केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं। उप सह संयोजी यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु को परिभाषित कीजिए। यानी केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना रहता है। तो चलिए जान लेते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं। देखिए इसमें कहा गया है, भाई हम बताएंगे कहाँ बताएंगे, कोई उप सह संयोजी यौगिक ही बताएंगे ना। तो सबसे पहले कहेंगे कि उप सह संयोजी यौगिकों में, किसमें, उप सह संयोजी यौगिकों में जिस धातु से, अरे जो उसमें मेटल लगा होगा, यानी जो हमारा संक्रमण तत्व होगा, जिस धातु परमाणु या आयन से, अब उसमें भाई हमारा केंद्रीय धातु परमाणु जो होगा, केंद्रीय धातु परमाणु या तो कोई परमाणु होगा या तो कोई आयन होगा। तो आप कह सकते हैं उप सह संयोजी यौगिकों में जिस धातु परमाणु अथवा आयन से लिगेंड, कौन लिगेंड, अब ये लिगेंड कौन होते हैं अभी बाद में बताएंगे। लिगेंड उप सह संयोजक बंधु द्वारा जुड़े होते हैं। कौन से बंधु द्वारा जुड़े होते हैं, उप सह संयोजी बंधु द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। यानी जो हमारा लिगेंड है केंद्रीय धातु परमाणु, जो भी केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसके साथ उप सह संयोजी बंधु द्वारा जुड़ा होगा तो उसे हम जो है केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे। जिसके साथ जुड़ेगा वही केंद्रीय धातु परमाणु हमारा होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है K4FeCN का होल 6, ये हमारा एक उप सह संयोजी यौगिक है। बात समझ में आई कि नहीं? ये हमारा एक उप सह संयोजी यौगिक है। अब इस उप सह संयोजी यौगिक में अगर देखा जाए तो ये हमारा लिगेंड है। क्या है ये हमारा लिगेंड बोला जाता है, इसको हम लिगेंड कहते हैं। और ये हमारा जो होता है इसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु बोला जाता है। क्यों भाई, ये जो हमारा CN है, देखो उप सह संयोजित क्षेत्र, ये जो बड़ा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ सब दिख रहा है इसे हम उप सह संयोजित क्षेत्र बोलते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। उप सह संयोजित क्षेत्र में स्थित, एक बात ध्यान जाने रहिएगा
कि उपसह संयोजी क्षेत्र में स्थित लिगेंड जो ये हमारा लिगेंड है, देखो ये जो बड़ा सा स्फीयर दिख रहा है यहां से यहां तक, इसमें दो ही लोग रहते हैं। कौन कौन रहता है? एक तो केंद्रीय धातु परमाणु रहता है और दूसरा लिगेंड रहता है। कौन रहता है? दूसरा लिगेंड रहता है और एक केंद्रीय धातु परमाणु रहता है। केंद्रीय धातु परमाणु तो फिक्स है, एक ही रहेगा, लेकिन जो हमारा लिगेंड होगा वो एक से ज्यादा भी रहते हैं, एक से ज्यादा, यानी चाहे जितना ज्यादा लोग इसमें नजर आए वो सब आपके लिगेंड कहलाएंगे। केवल एक जो आपका होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु होगा। अब कैसे पहचानोगे केंद्रीय धातु परमाणु कौन है और लिगेंड कौन है? तो एक बात ध्यान रख, आपको पता होगा डी ब्लॉक तक, यानी एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का होगा यानी डी ब्लॉक का तत्व होगा वही हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होगा, और डी ब्लॉक के तत्व के अलावा जो भी लगा होगा वो सब आपके लिगेंड होंगे। तो ये जो लिगेंड होते हैं ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो जिसके साथ उपसह संयोजी बंध बनाते हैं उसी को हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? आप ऐसे बता सकते हैं कि उपसह संयोजी यौगिकों में उपसह संयोजन क्षेत्र में स्थित जिस परमाणु या आयन से लिगेंड उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, किसके साथ जुड़े होते हैं? उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम लिगेंड कहते हैं। समझ में आ गई बात? जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो सब के सब डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं? संक्रमण तत्व होते हैं। समझ में आ गई बात? इतना अगर बताओगे, एक उदाहरण दे दोगे तो आपका पूरा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं? यानी उपसह संयोजी क्षेत्र में स्थित जिस धातु परमाणु अथवा आयन के साथ लिगेंड जो है उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलो अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। चलिए भाई, अब हम लिगेंड को जान लेते हैं कि हमारा लिगेंड कौन है। देखो, आप किसी भी तरीके से बता सकते हैं। पहली बात तो एक बात आपके दिमाग में लग गया होगा कि हम जो भी बात करेंगे उपसह संयोजी यौगिकों में बात करेंगे और उपसह संयोजन क्षेत्र जो हमारा होगा उसमें बात करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि उपसह संयोजी क्षेत्र में स्थित, कहाँ? उपसह संयोजी यौगिकों में उपसह संयोजन क्षेत्र में स्थित जब कोई धातु परमाणु या आयन अथवा समूह, चाहे कोई धातु परमाणु हो, चाहे कोई आयन हो, चाहे कोई समूह हो, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, किसके साथ? केंद्रीय परमाणु धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है उसे हम लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड। आप कह सकते हैं, दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि उपसह संयोजन क्षेत्र में स्थित केंद्रीय धातु परमाणु को जब कोई परमाणु, आयन अथवा समूह इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उपसह संयोजी बंध बनाता है, तो उसे हम लिगेंड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उपसह संयोजी बंध बनाता है तो उसे हम लिगेंड कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? चलो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लो K4 FeCN का होल 6 है, तो आप जानते हैं यहां से यहां तक हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। क्या है ये? उपसह संयोजन क्षेत्र। ये यहां से यहां तक होता है, जाने रहिएगा, ये उपसह संयोजन क्षेत्र होता है। और उपसह संयोजित क्षेत्र में स्थित ये हमारा जो Fe है ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु। कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु है। अब इसकी पहचान हमने आपको बता दिया, ये सब के सब संक्रमण तत्व होंगे, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और इसके अलावा जो भी लगा होगा इसमें वो सब के सब लिगेंड बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? ये सब के सब जो है लिगेंड बोले जाते हैं। और लिगेंड जो होता है वो हमेशा जो है केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म पूरा पेयर जो है देता है और दे करके बंध बनाता है। कैसे बंध बनाता है? इसके साथ ये सब अपना इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर दे करके जो है बंध बनाते हैं। कैसे बंध बनाते हैं अगर जानना चाहें तो ये है हमारा Fe और इसमें 6 CN लगा है। तो देखो एक CN यहाँ हो जाएगा, 1 2, इसको कार्नर पर इस तरीके से दिखाया जाता है। एक यहाँ CN हो जाएगा, CN, और एक CN यहाँ हो जाएगा। और ये सब जो है इस तरीके से उपसह संयोजी बंध द्वारा एक CN यहाँ हो जाएगा और एक CN यहाँ हो जाएगा। आप देख रहे हैं
कि ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ये जितने भी अंदर में लिखे रहेंगे ये सब जो है उप सह संयोजी बंधों द्वारा जो है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े होते हैं और सब जो है इलेक्ट्रॉन युग्म जो है पूरा देते हैं। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उप सह संयोजी बंध बनाता हो उसे हम लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड। याद नहीं होगा? याद हो जाएगा। आप बताएंगे कि उदाहरण के लिए जैसे K4Fe6 में ये हमारा Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, जबकि 6 CN समूह लगा है, ये जो है लिगेंड कहलाते हैं, क्योंकि ये जो है Fe के साथ उप सह संयोजी बंध द्वारा जो है जुड़े हुए होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन दे युग्म दे करके जो है ये बंध बनाते हैं, तो इसीलिए लिगेंड कहलाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं याद होगा? लिगेंड किसे कहते हैं? उप सह संयोजी क्षेत्र में स्थित केंद्रीय धातु परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर दे करके उप सह संयोजी बंध द्वारा जो जुड़ता है उसे हम लिगेंड कहते हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये हो गया आपका। अब दूसरा देख लेते हैं। अगली जो परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है उप सह संयोजन संख्या क्या होती है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा जाता है। तो भाई सीधी सी बात है, उप सह संयोजी यौगिकों में स्थित उप सह संयोजी क्षेत्र में केंद्रीय धातु परमाणु से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं, कि कौन जुड़ा होता है? लिगेंड। तो जितने लिगेंडों की संख्या होती है, यानी कितनी संख्या में लिगेंड जुड़ा होता है, वह उसकी जो है समन्वय संख्या अथवा कोऑर्डिनेशन संख्या या उप सह संयोजन संख्या कहलाती है। तो उप सह संयोजन क्षेत्र में स्थित कहां? अरे उप सह संयोजी यौगिक की बात कर रहे हो ना, कहीं और थोड़ी बताने जा रहे हो, तो आप उनको भी बता दो कि उप सह संयोजन क्षेत्र में स्थित केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से, यानी जो हमारा सेंटर मेटल एटम है केंद्रीय धातु परमाणु है या आयन है, उससे जुड़े हुए दाता परमाणु। दाता कौन है? अरे दाता वही है, लिगेंड है। ठीक है, दाता परमाणुओं की संख्या को उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। कितनी संख्या में जुड़े हुए हैं उनकी जो संख्या होती है वही उप सह संयोजन संख्या अथवा समन्वय संख्या कहते हैं। समझ में आ गई बात? चाहे आप उप सह संयोजन संख्या कह लीजिए, चाहे समन्वय संख्या कह लीजिए जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, या उप सह संयोजन संख्या कह लीजिए, और चाहे समन्वय संख्या कह लीजिए। समन्वय संख्या से भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो समन्वय संख्या भी जाने रहिएगा। जैसे हमारे पास उदाहरण है, वही उदाहरण जो आप जान रहे हो, अलग नहीं लेंगे कि आप भूल जाओ। ये हमारा K4Fe का होल 6 यही है। इसमें अगर देखा जाए तो बार बार लिखते हैं कि ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है, ऐसा ना हो भूल जाओ। और ये हमारे जो है लिगेंड है, ये कौन है? लिगेंड है, जिसे आप बार बार बता रहे हैं। अब बात आती है उप सह संयोजन संख्या कौन है। तो आपको एक चीज यहाँ देखने को मिल रहा होगा, ये 6 लिखा है, CN कितना है? 6 है। तो ये जो हमारा होता है उप सह संयोजन संख्या, यही संख्या जो होती है इसे उप सह संयोजन संख्या या दूसरा नाम है समन्वय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्वय संख्या, जाने रहिएगा। समन्वय संख्या से भी पूछा जाता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड, जो लिगेंड होते हैं उनकी जितनी जो संख्या होती है, आप ऐसे बता सकते हैं कि उप सह संयोजी क्षेत्र में स्थित केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के साथ लिगेंड जितनी संख्या में जो है उप सह संयोजी बंध बनाते हैं, यानी कि इनकी जितनी संख्या होती है वह संख्या ही इनकी उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। समझ में आई बात? यानी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने दाता परमाणु जो है उप सह संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं उनकी जितनी संख्या होती है वही हमारी उप सह संयोजन संख्या अथवा समन्वय संख्या कहलाती है। समझ में आ गया होगा? समन्वय संख्या किसे कहते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसी को उप सह संयोजन संख्या कहा जाता है। समझ में आ गया? चलो अगला देखते हैं। देखो लिगेंड के बारे में हमने ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। अब बात आती है कि लिगेंड होते क्या है और इनके प्रकार कितने हैं। तो लिगेंड के प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी जब बार जो है पूछा गया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए फिर से हम लिगेंड जान लेते हैं और इनके प्रकार कौन है, इनके प्रकारों को हम ठीक से अच्छे से समझ लेते हैं। तो लिगेंड के बारे में आप समझ गए होंगे कि उप सह संयोजन क्षेत्र में स्थित धातु परमाणु आयन अथवा समूह। भाई ये जो हमारा लिगेंड होता है ये कोई परमाणु भी हो सकता है या कोई परमाणु आयन भी हो सकता है या कोई समूह भी हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि उप सह संयोजन क्षेत्र में स्थित जब कोई धातु परमाणु आयन अथवा समूह केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ
उपसह संयोजी बंध द्वारा जो जुड़ा होता है उसे हम लिगेंड जो है कहते हैं। वही यहाँ पे बताया गया है कि आयन अथवा समूह केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की जो क्षमता होती है, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके जो बंध बनाते हैं, देने की क्षमता होती है, उसे लिगेंड कहते हैं। ये तो आपको पता चल गया होगा भाई। लिगेंड फिर वही एग्जांपल है कि K4FeCN का होल 6 मान लीजिए हमारे पास है, तो ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है। बार बार लिखिएगा तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन क्या है। ये केंद्रीय धातु परमाणु है। और अगर हम बात करें तो ये हमारा जो CN लगा हुआ है, यही हमारा जो है लिगेंड है। ये हमारा जो होता है लिगेंड है, आप तो नहीं भूलोगे। और यहां से यहां तक जो हमारा ये बड़ा ब्रैकेट लगा होता है, इसे उपसह संयोजन क्षेत्र कहते हैं। जाने रहिएगा, ये यहां से यहां तक जो लगा हुआ है, यहां से यहां तक, इसे हम उपसह संयोजन क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसह संयोजन क्षेत्र कहा जाता है। कहां से कहां तक? यहां से लेकर के यहां तक जो बड़ा ब्रैकेट लगा होता है, इसे उपसह संयोजन क्षेत्र कहा जाता है, या इसी को मंडल कहा जाता है, उपसह संयोजी मंडल। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि उपसह संयोजी क्षेत्र अथवा मंडल से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे कि उपसह संयोजी यौगिकों में स्थित केंद्रीय धातु परमाणु तथा उससे जुड़े हुए लिगेंडों की सभी संख्याओं को एक बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। तो ये जो हमारे केंद्रीय धातु परमाणु और जितने लिगेंड होते हैं, इन सभी को एक बड़े कोष्ठक में लिखकर व्यक्त करते हैं। यही हमारा जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर अथवा जो है मंडल कहलाता है। यानी केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड जितने होते हैं, इनको जो है आपस में एक सामूहिक रूप से कोऑर्डिनेशन क्षेत्र या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है, जिन्हें बड़े ब्रैकेट में लिख करके जो है व्यक्त किया जाता है। समझ में आई बात? तो ये आपके लिगेंड है। लिगेंड जो होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके जो है इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके बंध बनाते हैं, यानी उपसह संयोजी बंध बनाते हैं। तो जितने जुड़े होते हैं इनके साथ, वही सब लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड तो क्लियर हो गया होगा। अब ये जो लिगेंड होते हैं, अगर इनके प्रकार की बात किया जाए, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं, देखो लिगेंड को जो है दो वर्गों में विभाजित करके अलग अलग जो है इसका वर्णन किया गया है। तो पहला जो प्रकार इसमें बताया गया है, पहले टाइप में जो विभाजित किया गया है, यानी आवेश के आधार पर लिगेंड को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। और दूसरा जो प्रकार हमें देखने को मिलता है, वो है दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। यानी दाता परमाणु जो होते हैं, इनकी संख्या के आधार पर लिगेंडों को जो है वर्गीकृत किया गया है। तो दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए इनको हम बारी बारी करके जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें आवेश के आधार पर लिगेंड जो होते, आवेश के आधार पर लिगेंडों के प्रकार की अगर हम बात करें, तो आवेश के आधार पर लिगेंडों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है धनावेशित लिगेंड, और दूसरा ऋणावेशित लिगेंड, और तीसरा है उदासीन लिगेंड। यानी आवेश के आधार पर लिगेंडों को 3 कैटेगरी में बांटा गया, धनावेशित लिगेंड, उदासीन लिगेंड और ऋणावेशित लिगेंड। तो चलिए इन तीनों को बारी बारी जान लेते हैं। अगर हम बात करें धनावेशित लिगेंड की, तो ऐसा लिगेंड, भाई धनावेशित लिगेंड कहा गया ना जिस पर धनावेश होगा, तो ऐसा लिगेंड जिस पर धनावेश उपस्थित होता है उसे धनावेशित लिगेंड कहते हैं। समझ में आई बात की नहीं? ऐसा लिगेंड जिस पर धनावेश उपस्थित होता है उसे हम धनावेशित लिगेंड कहते हैं। अब रही बात इसके उदाहरण की, तो उदाहरण भी जान लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए इसके उदाहरण की अगर हम बात करें, तो जैसे NO+4, इसी तरीके से NO2+4, और आपको देखने को मिल जाएगा NH4+4। ये सब जो है धनावेशित लिगेंड के उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी NO+4, NO2+4, NH4+4, ये सब जो है धनावेशित लिगेंड के उदाहरण होते हैं। अब अगर हम बात करें ऋणावेशित लिगेंड की, तो भाई ऋणावेशित ऐसा लिगेंड जिस पर ऋणावेश उपस्थित होता हो, ऋणावेशित लिगेंड कहा जाएगा। तो बड़ा आसान है, ऐसा लिगेंड जिस पर ऋणावेश उपस्थित होता है उसे ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आप जानते हैं Cl नेगेटिव चार्ज और Cn साइनाइड समूह नेगेटिव चार्ज, इसी तरीके से Br नेगेटिव चार्ज, ऐसे और भी एग्जाम्पल आपको ऋणावेशित लिगेंड के जो है देखने को मिल जाएंगे। Cl, साइनाइड, Br, जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है, ये सब ऋणावेशित लिगेंड कहे जाते हैं। क्लियर हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं उदासीन लिगेंड। भाई ऐसा लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो ये उदासीन लिगेंड बोले जाते हैं।
ऐसा लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं होता है उसे उदासीन लिगेंड कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात किया जाए तो इसमें जैसे आपने देखा होगा H2O, ये जो हमारा जल है इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन लिगेंड है। इसी तरीके से NH3 आपने देखा होगा, NH3 पर कोई आवेश नहीं होता है तो ये भी उदासीन लिगेंड है। और आपको मिल जाएंगे CO, ये भी जो है उदासीन लिगेंड है, इस पर कोई आवेश नहीं मिलेगा। तो ये सब जो है उदासीन लिगेंड जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, धनावेशित, ऋणावेशित तथा उदासीन लिगेंड होते हैं। तीनों समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले प्रकार की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार, यानी दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार जो होता है वो है एक दंतुर लिगेंड। देखो यहाँ बात शब्द दंतुर की हो रही है, यानी आपसे पूछा भी जाता है कि दंतुर के आधार पर लिगेंडों के प्रकार बताइए, तो आप यहाँ से भी बताएंगे। तो एक दंतुर लिगेंड, दंतुर मतलब होता है दांत, यहाँ दंतुर जो है दांत के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे एक उपसा संयोजी संबंध अगर बनता है तो उसे हम एक दंतुर एक दांत वाला कहते हैं। यानी जैसे एक हाथ हो तो एक हाथ से पकड़ा जाए, तो वैसे यहाँ पर जब एक उपसा संयोजी बंध बनाते हैं तो उसे हम एक दंतुर कहते हैं। और जब दो दो उपसा संयोजी बंध बनता है, एक ही लिगेंड हमारा दो उपसा संयोजी बंध बनाते हो तो उसे द्विदंतुर कहा जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे उपसा संयोजी जब बनाते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही हमारा लिगेंड, तो उसे हम बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। तो चलिए सबको जानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है एक दंतुर लिगेंड। तो एक दंतुर लिगेंड मतलब एक उपसा संयोजी बंध बनाएगा, बस इतना अगर समझ गए तो तुरंत लिख ले जाओगे। क्या लिखना है? ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, यानी एक दंतुर लिगेंड वो होता है जिसमें एक दाता परमाणु जो है इसमें उपस्थित होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। ऐसा लिगेंड जो एक दाता परमाणु जिसके अंदर होता है, यानी एक दाता परमाणु जो है उपस्थित होता है, तो उसे एक दंती लिगेंड कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसे एक दंतुर लिगेंड कहा जाता है। तो समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो भाई आप जानते हैं, जैसे अगर देखा जाए एक दंतुर लिगेंड में तो जो हमारा NO+ चार्ज होता है इस पर भी एक ही उपसा संयोजी बंध बनता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो H2O, ये भी एक ही उपसा संयोजी बंध बनाता है। और भी अगर देखना है तो आप जानते हैं NH3, ये भी एक ही उपसा संयोजी बंध बनाएगा। साथ में साइनाइड है Cn, ये भी एक ही उपसा संयोजी बंध बनाएगा। Cl है और Br है, ये सब जो है एक दंतुर लिगेंड कहलाते हैं, क्योंकि ये सब के सब जो है एक ही उपसा संयोजी बंध बनाते हैं। तो ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक उपसा संयोजी बंध बनाते हैं उन्हें हम एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलो अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है द्विदंतुर लिगेंड। भाई वो लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो दाता परमाणु, यानी दो दाता परमाणु समूह रखता हो, यानी दो उपसा संयोजी बंध बनाता हो, तो उसे हम द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। बस वही लिखा गया है कि ऐसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होता है, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसे द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलो अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीलेट आयन है, ऑक्सीलेट आयन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीलेट जो आयन हमारा होता है COO नेगेटिव चार्ज, COO नेगेटिव चार्ज। आप देख रहे हैं इसमें दो ऋण आवेश दिखता है, तो इसमें जो दाता परमाणु होते हैं, दाता परमाणु की संख्या जो है इसमें दो होती है। आप देख रहे हैं एक ऋण आवेश यहाँ लगा है, एक ऋण आवेश यहाँ लगा है, तो ये ऑक्सीलेट आयन जो होता है इसमें दो दाता परमाणु होते हैं, एक यहाँ पर उपस्थित होता है और दूसरा यहाँ पर। इसी तरीके से एथिलीन डाई अमीन, इसे शॉर्टकट में EN लिखा जाता है। एथिलीन डाई अमीन की अगर हम बात करें तो इसे शॉर्टकट में EN लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? EN। तो इसका जो फार्मूला होता है CH2NH2 होता है और CH2NH2 होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस नाइट्रोजन पर एक उपसा संयोजी बंध बनता है और इस नाइट्रोजन पर एक दाता परमाणु उपस्थित होता है। तो ये दोनों जो है दो उपसा संयोजी बंध बनाते हैं, यानी एथिलीन डाई अमीन जो हमारा होता है ये भी जो है दो उपसा संयोजी बंध बनाते हैं।
तो इसमें जो दाता परमाणु है वो भी दो उपस्थित होते हैं। तो ये हमारा जो है एथिलीन डाइअमीन है, ऑक्सिलेट आयन है, ये सब जो है द्वितंतुर लिगेंड कहलाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? यानी ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो उपसहसंयोजी बंध बनाते हो तो उसे हम द्वितंतुर लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड अंग्रेजी में कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं प्रकार। चलिए भाई अगला प्रकार देख लेते हैं। अगला प्रकार है हमारा बहुदंतुर लिगेंड। भाई अब जैसे एक उपसहसंयोजी बंध बनाएगा एक दंतुर लिगेंड, द्वि उपसहसंयोजी बंध बना रहा है दो दंती लिगेंड, इसी तरीके से द्वि से ज्यादा जब बनाता है तो उसे हम बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। तो इसके हम कैसे कहेंगे कि ऐसा लिगेंड जिसमें दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी ऐसा लिगेंड जिसमें हमारा जो दाता परमाणु होता है ये दो से अधिक जिसमें उपस्थित होता है, या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। यानी ऐसे लिगेंड जिसमें दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, यानी दो से अधिक उपसहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता होती है, तो उसे बहुदंतुर लिगेंड कहा जाता है। समझ में आई बात? अब बहु मतलब ज्यादा, ऐसा लिगेंड जिसमें दो से अधिक उपसहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता होती है उसे हम बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है CH2 और ये फिर N होगा, यहाँ पर CH2COO नेगेटिव चार्ज होगा और फिर यहाँ पर CH2COO नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर CH2 लगा होगा, ये N होगा और यहाँ पर H होगा और फिर CH2COO नेगेटिव चार्ज होगा। इसका अगर नाम देखा जाए तो ये EDTA और इसके ऊपर जो है तीन नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों तीन नेगेटिव चार्ज होता है? आप देख रहे हैं एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, यानी EDTA 3 नेगेटिव चार्ज जो होता है अगर देखा जाए तो एक उपसहसंयोजी बंध यहाँ बनाएगा, एक उपसहसंयोजी बंध यहाँ बनाएगा और 3 पॉइंट इसके यहाँ मिलेंगे, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, तो 3 2 5 ये 5 उपसहसंयोजी बंध बनाता है। तो ये आपका जो है बहुदंती लिगेंड के अंतर्गत आता है। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से और आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये है CH2, ये यहाँ पे N है और ये CH2 है COO नेगेटिव चार्ज और फिर CH2 COO नेगेटिव चार्ज और फिर यहाँ पर ये CH2 होगा, N होगा और फिर CH2 COO नेगेटिव चार्ज और फिर CH2 COO नेगेटिव चार्ज। आप देख रहे हैं इसका जो नाम है वो EDTA और इस पर जो है 4 नेगेटिव चार्ज जो है लगा होता है। इसमें अगर आप देखते हैं तो एक उपसहसंयोजी बंध यहाँ बनेगा, एक 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 यहाँ बनेगा, तो 2 2 4 2 6 उपसहसंयोजी बंध बनते हैं। तो ये सब बहुदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। अगर इसके नाम की बात करें तो E से हो गया एथिलीन और D से हो गया डाइअमीन और T से हो गया टेट्रा, भाई डाई ट्राई T से 3 जगह पे एसीटेट आया लगा है तो ट्राई एसीटेट ये जो है इसका नाम होगा। और इसका नाम अगर देखा जाए तो ये भी E से एथिलीन हो जाएगा, D से हो गया डाइअमीन हो जाएगा और T से टेट्रा हो जाएगा, A से एसीटेट, ये भी जो है इस पर 4 नेगेटिव चार्ज, भाई 4 जगह ऋण आवेश लगा है तो ये 4 जगह हो जाएगा। तो ये जो है बहुदंतुर लिगेंड के जो है उदाहरण है। इसको ध्यान रखना, कोई बहुत कठिन नहीं है। EDTA लिखना और ये एथिलीन बना लेना, NH लगा देना, यहाँ N लगा देना, आराम से जहां N लगाना यहाँ 2 CH2CO नेगेटिव चार्ज लगा देना और यहाँ NH लिख देना, एक ही लगाना, अगले वाले में 2 लगा देना या एक ही बता तो बस हो गया, आपका हो जाएगा। तो ये बहुदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा कि एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड और बहुदंतुर लिगेंड क्या होते हैं। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से बनता है वो पूछा जाता है कीलेट संकुल से आप क्या समझते हैं या कीलेट लिगेंड किसे कहते हैं। तो चलिए हम कीलेट लिगेंड को उदाहरण सहित जान लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। देखो जितने भी टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं ये सब के सब आपके एग्जाम में सिलेक्टेड टॉपिक है। कोई भी टॉपिक इसमें ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा गया हो या ना आता हो। सारे टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे जिस बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो सब हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें कहा गया कीलेट लिगेंड, तो देखो ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, अब जो भी हमारा लिगेंड होगा वो पहली बात तो बहुदंतुर लिगेंड होगा। कैसा लिगेंड होगा? बहुदंतुर लिगेंड होगा।
तो ऐसा बहुधातु लिगेंड जो केंद्रीय धात परमाणु के साथ यानी उपसहसंयोजी बंध बनाता हो। अब बहुधातु लिगेंड होगा तो जाहिर सी बात है एक से अधिक उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो जब एक से अधिक उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं और जुड़ने के बाद बना करके जुड़ते हैं तो एक रिंग लाइक संरचना बनती है। क्या बनाते हैं? एक चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं या रिंग लाइक संरचना बनाते हैं, तो उसे हम कीलेट संकुल या जो है कीलेट लिगेंड कहते हैं। यानी इसे हम कीलेट लिगेंड कहते हैं और इस प्रकार की संरचना को कीलेट संकुल कहा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? आप कह सकते हैं जब कोई बहुधातु लिगेंड केंद्रीय धात परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाता हो और बनाने के बाद एक चक्रीय या वलय संरचना प्राप्त होती है तो इसे हम कीलेट लिगेंड अथवा यह प्रकार की संरचना को कीलेट संकुल कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके उदाहरण। वही हमने लिखा है यहाँ पर कि जब कोई बहुधातु लिगेंड केंद्रीय धात परमाणु के साथ कई उपसहसंयोजी बंध बनाते हो तथा एक चक्रीय संरचना या वलय बनाते हैं तो इसे कीलेट वलय या कीलेट लिगेंड कहा जाता है। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास लिखा हो FeN का होल ट्वाइस, ये हमारा जो है उपसहसंयोजन यौगिक है यानी एक क्षेत्र है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये जो हमारा Fe है केंद्रीय धात परमाणु है, En लिखा है मतलब एथिलीन डाइअमीन लिखा है। क्या लिखा है? एथिलीन डाइअमीन और होल ट्वाइस लगा है तो कहने का मतलब ये हमारा CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा, एक NH2 यहाँ हो जाएगा और एक NH2 यहाँ हो जाएगा। एक उपसहसंयोजी बंध इधर बनेगा, एक उपसहसंयोजी बंध इधर बनेगा। इसी तरीके से ये NH2 है और ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा और ये NH2 हो जाएगा। तो एक उपसहसंयोजी बंध इधर से लगेगा, एक यहाँ। आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके साथ दो एथिलीन डाइअमीन जो है ये इधर दो उपसहसंयोजी बंध इधर से लगा है और दो उपसहसंयोजी बंध इस वाले से लगा है। यानी दोनों जो है केंद्रीय धात परमाणु के साथ जो है उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि एक चक्रीय ये चक्रीय संरचना इधर बन रही है और एक चक्रीय संरचना इधर बन रही है। तो कुल मिलाके जब केंद्रीय धात परमाणु के साथ उपसहसंयोजी जो हमारा लिगेंड होता है जब एक बहुसंयोजी बंध द्वारा जुड़ता है यानी कुल मिलाके एक से अधिक बहुसंयोजी यानी बहुसंयोजी बंध द्वारा मतलब यहाँ पर दो बंध बनाया गया है, तीन बंध भी बना सकता है। तो इस तरीके से एक चक्रीय संरचना प्राप्त होती है। तो यह जो है हमें कीलेट वलय या कीलेट संरचना कहते हैं। यानी जब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता हो तो उसे कीलेट संरचना कहा जाता है और इसी को कीलेट संकुल कहा जाता है। इस प्रकार की जो संरचना बनती है इसे कीलेट संकुल कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि जब हमारा जो बहुधातु लिगेंड होता है वो केंद्रीय धात परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाते हो और इस उपसहसंयोजी बंध बनाने पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर या चक्रीय संरचना बनती हो तो इसे हम कीलेट संरचना या जो है कीलेट लिगेंड कहते हैं और साथ में इसी को कीलेट संकुल कहा जाता है। समझ में आ गया होगा कि कीलेट संकुल क्या है और इसका उदाहरण क्या है। समझ में आ गया। देखो बच्चों अगला टॉपिक जो आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है वो है केंद्रीय धात परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या से आप क्या समझते हैं। साथ में आपके एग्जाम में जो है कुछ यौगिक दे दिए जाते हैं उपसहसंयोजी यौगिक जिसका ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने को कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए डिटेल में अगर समझना है तो इसके लिए नीचे हम लिंक दे देंगे वीडियो का, वहां आप जाकर के इत्मीनान से अच्छे से समझ लीजिएगा और किस प्रकार से निकाला जाता है। काफी ज्यादा एग्जाम्पल हमने करवाए हैं। यहाँ पर हम आपको इसकी डिफिनीशन बता देते हैं और कैसे निकाला जाता है इसको बता देते हैं। बहुत शार्ट में बताएंगे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके यहाँ नहीं बताने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं कि हमारा केंद्रीय धात परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, इसको पहले जान लेते हैं। देखो बच्चों कि उपसहसंयोजी यौगिक में जो हमारा केंद्रीय धात परमाणु होता है वो उदासीन लिगेंडों द्वारा जब जुड़ा हुआ होता है यानी उदासीन लिगेंडों द्वारा जो उपसहसंयोजी बंध बनाता है केंद्रीय धात परमाणु पर स्थित जो आवेशों की संख्या होती है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। यानी उपसहसंयोजी यौगिक में उदासीन लिगेंडों द्वारा जब उपसहसंयोजी क्षेत्र से जुड़ा हुआ केंद्रीय धात परमाणु उस पर जो आवेशों की संख्या होती है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। भाई आप कह सकते हैं उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धात परमाणु उदासीन लिगेंडों द्वारा जब उपसहसंयोजी बंध बनाता है केंद्रीय धात परमाणु की पर जो आवेशों की संख्या होती है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। समझ में आई बात। और दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं
एक संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े। यानी जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है, संकुल यौगिक मतलब उपसा संयोजी यौगिक को ही संकुल यौगिक कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, संकुल यौगिक कहे तो घबराना मत, यही उपसा संयोजी यौगिक को कहते हैं। एक संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े सभी लिगेंडों को यदि उनके साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म हटा लिया जाए, यानी जो लिगेंड लगे हैं अगर उनको हम जो साझा कर रहा है अगर उसको हटा दिया जाए तो केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। यानी भाई जितने लिगेंड जुड़ा है केंद्रीय धातु परमाणु से उसको अगर हटा लिया जाए तो केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेशों की संख्या आती है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। वही बात तो हमने कहा कि अगर मान लीजिए जो हमारा लिगेंड जुड़ा है केंद्रीय धातु परमाणु से उदासीन हो, जिस पर कोई आवेश ना हो, तो केंद्रीय धातु परमाणु पर स्थित आवेशों की संख्या वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती। समझ में आ गई बात? अब जैसे हमने आपको कहा कि मान लीजिए लिखा हो Fe2O का होल 6 और इसके ऊपर 3+ चार्ज लगा है, इसके ऊपर 3+ चार्ज लगा है, तो इसमें अगर कहा जाए कि ये बताओ Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो आप आराम से बता ले जाएंगे कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या के अगर भाई आप देख रहे हैं ये H2O जो लगा है इसका कोई आवेश नहीं होता है, तो यहाँ 3+ चार्ज लगा है, ये Fe का हो जाएगा, तो यहाँ +3 होगा। समझ में आए? तो इस तरीके से हमारा उदासीन लिगेंड अगर लगा हो कि उपसा संयोजी यौगिकों में अगर उदासीन लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से लगा है तो इस पर जो आवेशों की संख्या होती है वही ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। अब इसको निकालते कैसे हैं, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए K4FeCN का होल 6 और इसकी जो है Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालने को कहा जाए। इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम आपको निकाल करके बता दें। देखो यहाँ पर 4 लगा है तो पहले 4 लिखेंगे और फिर K की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ Fe लिखा गया है तो Fe लिख लेंगे। अब आप चाहे Fe लिखे चाहे कोई चीज मान लीजिए, और फिर 6 है और फिर ये जो है Cn की ऑक्सीकरण संख्या ये हो जाएगा और फिर बराबर 0, यहाँ 0 लिया जाएगा। अगर यहाँ आवेश रहेगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा। इसको निकालने के लिए आप जानते हैं यहाँ 4 हो जाएगा और K की ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, ये हो जाएगा। और फिर Fe को मान लीजिए हमने x मान लिया प्लस और फिर 6 लिखा है और यहाँ Cn की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 होता है और बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 4 ये बन जाएगा 4 और प्लस x और ये 6 का नाम 6 हो जाएगा बराबर 0। इसको और देखोगे तो x 6 में से 4 निकल जाएगा, 2 बचेगा बराबर 0, x बराबर +2। कुल मिला के अगर इसमें देखा जाए तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +2 जो है प्राप्त हो जाती है। समझ में आ गया? इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। यानी जिसका निकालना हो उसका x मान लीजिए और फिर जितने भी लिगेंड दिए गए हैं उन सब का ऑक्सीकरण संख्या जितने बाई 6 पार्ट के लिए 6 से मल्टीप्लाई करा देना। इस तरीके से निकालेंगे और सब का लिखने के बाद आराम से सॉल्व कर देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात किया जाता है। यानी उदासीन उपसा संयोजी यौगिक में स्थित केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े उदासीन लिगेंड जुड़े होते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु पर स्थित जो आवेशों की संख्या होती है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन हमारा है उपसा संयोजी यौगिकों के बंधन के सिद्धांत क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है 3 है, सिलेबस में आपके 3 है, तीनों में से ए मान के चलिए आपके एग्जाम में जो है एक हमेशा पूछे जाते हैं, हर साल आता है। तो उन्हीं में से ये पहला है हमारा, पहला है वर्नर का सिद्धांत। यानी संयोजकता बंध का वर्नर का सिद्धांत क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये 4 और 5 नंबर में लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए हम संयोजकता बंध का वर्नर का सिद्धांत जान लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो संयोजकता बंध का वर्नर का सिद्धांत है ये जो है निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होते हैं। ऐसा नहीं कि बस एक ही लाइन में बता दीजिए, ये निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होते हैं। चलिए इसके एक एक बिंदुओं को अच्छे से हम समझ लेते हैं।
सबसे पहला बिंदु ये है कि केंद्रीय धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। यानी जो भी हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है इसकी दो प्रकार की संयोजकता होती है। पहली संयोजकता को प्राथमिक संयोजकता कहा जाता है और दूसरी संयोजकता को द्वितीयक संयोजकता कहा जाता है। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए PtNH3 का होल 4 और फिर बड़े ब्रैकेट के बाहर Cl4, यहाँ होल 6 कर लीजिए। PtNH3 का होल 6 Cl4, ये हमारा मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसह संयोजी यौगिक है। तो कोई भी उपसह संयोजी जो यौगिक होते हैं इनकी दो प्रकार की संयोजकताएं होती है। पहली होती है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता। अब कहोगे प्राथमिक संयोजकता कहाँ है और द्वितीयक संयोजकता कहाँ है? तो देखो ये जो ब्रैकेट के बाहर होता है ये होता है प्राइमरी वैलेंसी और जो ब्रैकेट के अंदर में लिखा होता है भाई ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है। कौन है ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है। धातु परमाणु है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। इसको अगर देखा जाए तो ये इसकी द्वितीयक संयोजकता है। कौन सी संयोजकता है? द्वितीयक संयोजकता है। ये वाली जो है इसकी द्वितीयक संयोजकता है और ये जो लिखा गया है ये इसकी प्राथमिक संयोजकता है। कौन संयोजकता है? प्राथमिक संयोजकता। एक बात ध्यान रखना, जो ब्रैकेट के अंदर होता है भाई केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़ करके बाकी जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ये इसकी द्वितीयक संयोजकता होती है और ब्रैकेट के बाहर अगर लिखा गया है तो ये जो है प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। समझ में आ गई? यानी जो हमारा उपसह संयोजी यौगिक होते हैं इनकी दो प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती है। एक होता है प्राथमिक संयोजकता, एक होता है द्वितीयक संयोजकता। क्लियर हो गया? अब आगे ये बताया गया कि प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है। पर प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो आयनिक होती है। जैसे ये हमारा PtNH3 का होल 6 लिखा है और Cl का 4, तो इसको अगर आप मान लीजिए डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो ये हमारा PtNH3 का होल 6 और ये 4 नेगेटिव चार्ज प्लस 4Cl, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। भाई 4Cl नेगेटिव चार्ज बनेगा तो बगलिया वाले पे जाहिर सी बात है प्लस चार्ज आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है। आयनिक का मतलब ये है कि जो भी हमारी प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनिक होती है और जब इसको हम डायग्राम बनाते हैं तो इसको बिंदु रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह सदैव ऋणायन से संतुष्ट होती है और ये हमेशा जितने भी प्राथमिक संयोजकता होगी ये लगभग हमेशा ऋण आयनों में ही आपको देखने को मिलेगी। समझ में आ गई कि नहीं? प्राथमिक संयोजकता होती है आयनिक होती है और इसे हम बिंदु रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? बिंदु रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह सदैव ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। ये तो प्राथमिक की बात हो गई। अब चलिए ब्रैकेट के अंदर बात कर लेते हैं। द्वितीयक संयोजकता अनायनिक होती है। यानी ये जो हमारी NH3 का होल 6 लिखा है ये अनायनिक होती है, ये आयनित नहीं होती। और आगे क्या कहा गया है भाई? द्वितीयक संयोजकता अनायनिक होती है जिसे ठोस रेखा यानी एक क्लियर रेखा द्वारा जो है दर्शाते हैं। यह लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा प्राप्त होती है। यानी लिगेंड के द्वारा, भाई लिगेंड जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है इतना देता है भाई इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके लिगेंड जो है सटल मेटल एटम को जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो उससे जो है ये बनता है। समझ में आई बात कि नहीं? जैसे अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये मान लीजिए हमारा Pt है और NH3 जो है हमारा 6 लगा है, तो एक NH3 ये हो जाएगा, 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 4 हो गया। एक NH3 ये हो जाएगा और एक NH3 ये हो जाएगा। ये इसकी द्वितीयक संयोजकता हो जाएगी। और जो देखो आप देख रहे हैं इसको हमने क्लियर रेखा द्वारा प्रदर्शित किया। और अगर बात करें प्राइमरी की तो 4 Cl लगा है तो इसको हम बिंदु रेखा द्वारा एक Cl इधर दिखा देंगे, एक Cl इधर दिखा देंगे, एक Cl इधर दिखा देंगे और एक Cl इधर। प्राथमिक संयोजकता होगी उसको बिंदु रेखा द्वारा दिखाएंगे। जो द्वितीयक संयोजकता होती है इसको क्लियर रेखा द्वारा दिखाते हैं और जो द्वितीयक संयोजकता होती है लिगेंड द्वारा उपसह संयोजी बंध जो बनाए जाते हैं वो जो है उपसह संयोजी बंध को जो है दर्शाते हैं। समझ में आ गई बात? अब अगला जो
पॉइंट है इनका, प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहते हैं। भाई केंद्रीय धातु परमाणु है, सेंट्रल मेटल एटम है, भाई दोनों लोगों का मालिक है, तो जाहिर सी बात है दोनों लोगों को संतुष्ट करना चाहेगा। जो भी हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जैसे पीटी यहाँ पर लगा है, तो पीटी इनको और इनको दोनों को संतुष्ट रखना चाहता है। ऐसा नहीं कि एक लोग से कहे रहो रहो चाहे जाओ, ऐसा नहीं है। दोनों लोगों को, इनकी जो दोनों संयोजकताएं होती हैं, दोनों को संतुष्ट रखने की क्षमता रखते हैं। समझ में आ गई बात? अरे तभी तो बनाया है, नहीं तो काहे को दोनों लोग लगते। चलो अगला है, द्वितीयक संयोजकताएं त्रिवियम में निश्चित दिशाओं में स्थित होते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, लास्ट वाला पॉइंट जो है, ये जो द्वितीयक संयोजकता होती है, यानी यहाँ जो NH3 लगा हुआ होता है, ये जो लगते हैं, जहां से जुड़ते हैं, इनका डायरेक्शन फिक्स होता है। ऐसे नहीं जहां से पाए वहीं जुड़ जाए, जिस एंगल पे चाहे जुड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनका डायरेक्शन जो त्रिवियम स्थिति होती है, यानी जो ज्यामितीय स्थिति होती है इनकी, वो फिक्स होती है, निश्चित होती है। लगेंगे तो यही लगेंगे, अन्यथा नहीं लगेंगे। नहीं लगेगा मतलब लगा है अगर, तो वो उसी पोजीशन पर ही लगेगा। तो जो द्वितीय और लेकिन जो प्राइमरी स्थिति होती है, यानी प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राथमिक संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता की स्थिति की कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जहां पाएंगे वहीं जुड़ जाएंगे, चाहे वो पास पास जुड़ जाए, चाहे दूर दूर जुड़ जाए, उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन जो द्वितीयक संयोजकता होती है, उनका जो डायरेक्शन होता है, त्रिवियम स्थिति होती है, वो एकदम फिक्स होता है। जुड़ेगा तो वही जुड़ेगा। जैसे अगर देखा जाए तो ये हमारा यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस डायरेक्शन में ये जो है जुड़ा हुआ है। भाई देख रहे हैं 4 NH3 जो है कार्बन पे लगा है, एक NH3 ऊपर है, एक NH3 नीचे है, तो ये अष्टफलकीय संरचना जो है बनाता है। अगर देखा जाए तो उप सहसंयोजी यौगिकों की जो संरचना निर्धारित होती है, वो द्वितीयक संयोजकता पर ही निर्भर करता है। समझ में आ गई बात? तो ये 6 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहला है प्राथमिक संयोजकता, दूसरा है द्वितीयक संयोजकता। जैसे PTNH3 का होल 6Cl4 लिखा है, तो ये बाहर वाला प्राथमिक संयोजकता होती है, अंदर वाला द्वितीयक संयोजकता होती है। इसको जान लीजिएगा। भाई कोई भी यौगिक लिखा है, अगर बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा है तो प्राथमिक संयोजकता, अंदर लिखा है तो द्वितीयक संयोजकता। अब प्राथमिक संयोजकताएं आयनिक होती है, यानी जो प्राथमिक संयोजकता बाहर लिखा जाता है वो आयनिक होता है, जिसे हम बिंदु रेखाओं द्वारा देख रहे हैं, यहाँ बिंदु रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह सदैव ऋणायन से संतुष्ट होती है, यानी हमेशा जो है ये ऋणायनों पर ही संतुष्ट होती है। और द्वितीयक संयोजकताएं अनायनिक होती है। अनायनिक का मतलब ये आयनिक नहीं होती है, जिसे ठोस रेखा द्वारा दर्शाते हैं। भाई जब आप क्लियर रेखा द्वारा बनाए, मजबूती से बंधा हुआ, तो काहे अलग होगा ये, लेकिन जो बिंदु रेखा द्वारा है कभी भी छिटक के बाहर जा सकता है। तो वही लिखा है, यह लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा प्राप्त होती है, यानी लिगेंडों द्वारा जो है प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा जो है बनाया जाता है। अगला है, प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहता है, यानी जो भी उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये अपने दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहते हैं। अगला है, द्वितीयक संयोजकताएं त्रिवियम में निश्चित दिशाओं में स्थित होते हैं। केंद्रीय वैलेंसी होती है, द्वितीयक संयोजकता होती है, ये एक निश्चित स्थान पर जो है बनते हैं, यानी इनकी ज्यामितीय, इसकी त्रिवियम ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। जो हमारा उपसहसंयोजी यौगिक होता है, इसके ज्यामिति का निर्धारण जो है द्वितीयक संयोजकताएं करते हैं। प्राइमरी संयोजकता उसमें भाग नहीं लेते हैं। समझ में आ गई बात? ये 6 बातें हैं। चलिए अब हम इनका अगला सिद्धांत देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, अगला संयोजकता बंध का जो सिद्धांत है वो है हमारा संयोजकता आबंध सिद्धांत, निसंयोजकता आबंध सिद्धांत, या इसी को संयोजी बंध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को शॉर्टकट में कभी कभी पूछा जाता है, बीबीटी का सिद्धांत लिखिए। बीबीटी ये भी शॉर्टकट में लिखा दे देता है, तो वहां पर दिमाग नहीं काम करता है। बी से होता है बैलेंस, बी से होता है बॉन्ड, टी से होता है थ्योरी, यानी बीबीटी का सिद्धांत बताना है। तो बीबीटी के सिद्धांत को चलिए जान लेते हैं। देखिए पहली बात तो बीबीटी का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत जो है, इसका प्रतिपादन लिनियस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? लिनियस पॉलिंग नाम पूछा गया है, इसको जाने रहिएगा। लिनियस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और इस सिद्धांत के द्वारा संकुल यौगिकों के त्रिवियम ज्यामिति, यानी जो इस सिद्धांत होता है, जो हमारा उपसहसंयोजी यौगिक होता है, इसी को संकुल यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकुल यौगिक भी कहा जाता है। तो कुछ संकुल यौगिकों के त्रिवियम ज्यामिति, यानी जो इसकी त्रिवियम ज्यामिति है, किस प्रकार से इसकी संरचना निर्धारित हुई है, त्रिवियम ज्यामिति
तथा अनुबंधित गुणों को समझाया गया है। यानी जो इसकी त्रिवियम ज्यामिति है, इसकी संरचना क्या है, त्रिवियम संरचना क्या है, संरचना के बारे में और उसमें जो बंध बन रहा है उसको अच्छे से जो है समझाने का प्रयास किया गया है, यानी अच्छे से समझाया गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार, अब इस सिद्धांत के अनुसार जो है 6 बातें आपको निकल के आएंगी। किसी किसी बुक में 7 भी लिखा होगा। 6 जो मेन बातें हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आती है, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उप सह संयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। यानी कोई भी हमारा उप सह संयोजी यौगिक होगा तो उप सह संयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में, यानी जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसमें उप सह संयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। यानी जो उप सह संयोजन संख्या जितनी उनकी होती है उतना जो है रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। अब कैसे कराएगा वो बात अलग है। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास K4FeCN का होल 6 लिखा गया है। अब ये जो हमारा Fe है, केंद्रीय धातु परमाणु है, मान लीजिए ये हमारा Fe है, तो Fe का अगर देखा जाए तो 3d6 4s2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मान लीजिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 ये, यानी 4 प्लस ये जाएगा, 4 नेगेटिव यहाँ होगा तो 4 नेगेटिव यहाँ होगा, तो कुल मिला के इस पर 2 प्लस चार्ज बनेगा। अगर देखा जाए तो Fe 2 प्लस चार्ज के हिसाब से देखेंगे तो 3d6 और 4s0 होगा। आप देख रहे हैं इसमें 6 CN लिगेंड लगा है। लिगेंड कितना लगा है भाई? 6 लिगेंड लगा है ना। तो अब इसका अगर हम जनरल एनर्जी लेवल बनाए D का, यानी इस Fe का 3d6 तो 1 2 3 4 1 5 1 2 3 4 5 6 भाई 5 ही होता है। D में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1 2 3 4 5 दूनी 10, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 1 6 वुंड के नियमानुसार भरेंगे। और फिर ये जो है ये हमारा 4s हो जाएगा और उसके बाद जो है ये हमारा 4p हो जाएगा। अब इनके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो हमारा किसी केंद्रीय धातु परमाणु में उप सह संयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। यानी इसकी उप सह संयोजन संख्या कितनी है? 6 है। तो अब इस Fe जो है अपने उप सह संयोजन संख्या यानी Cl6 के बराबर रिक्त कक्षक यानी 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा। कैसे? 1 2 3 4। अब अगर देखा जाए तो अब अगर भाई साइनाइड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा? ये जो है इसको समेट देगा। तो जब समेट देगा तो ये हमारा जो भाई 6 इलेक्ट्रॉन है इसको अगले वाले में क्या करेगा? 1 2 3 4 5 भाई कितना है? 6 है। 1 2 3 4 5 6 2 कक्षक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा और इसमें से जरूरत पड़ेगी तो ले लेगा। तो 1 2 3 4 5 6 कक्षक हो गया कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक जो है 6 CN के लिए जो है इतना कक्षक जो है भाई, 1 CN के लिए 1 कक्षक चाहिए, तो 6 कक्षक जो है आपको उपलब्ध करा करके केंद्रीय धातु परमाणु देता है। समझ में आ गई बात? ये इसकी पहली बात हो गई। किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उप सह संयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। यानी जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है अपने उप सह संयोजन संख्या के बराबर उसको रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता, तभी तो आएगा उप सह संयोजी बंध बनाएगा। ये तो पहली बात हो गई। अब अगर दूसरी बात की बात करें तो केंद्रीय धातु परमाणु में रिक्त कक्षक संकरित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। अब जो कक्षक जो है उपलब्ध कराया गया है, अब ये हमारा लिगेंड जो है इन सब में जो है क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन भरेगा। भाई ये 6 CN है, 1 CN ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें यानी हर एक CN जो है सब में जो है उप सह संयोजी बंध बनाएगा। भाई 1 CN यहाँ लगेगा, 1 CN यहाँ लगेगा, 1 CN यहाँ भरेगा, 1 CN यहाँ, 1 CN यहाँ, 1 CN यहाँ। इस तरीके से केंद्रीय धातु परमाणु में रिक्त कक्षक संकरित होकर क्या करेगा? संकरित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के, भाई जितनी संख्या है इसकी उतने संख्या में समान ऊर्जा वाले समय एनर्जी लेवल का तो है, समान ऊर्जा वाले जो है नए संकरित कक्षक का निर्माण करते। भाई पहली पॉइंट ये हो गया कि जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है वो जो है अपने लिगेंडों के बराबर जो है रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा लिगेंड होता है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ
जितना वो रहता है उतने संख्या में जुड़ करके नए संकरित कक्षक का निर्माण करता है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात आती है तीसरा पॉइंट, केंद्रीय धातु परमाणु में रिक्त संकरित कक्षक लिगेंडों से भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जिससे सिग्मा बंध बनाते हैं। भाई तीसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है रिक्त संकरित कक्षक, ये जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है Fe, अब इसमें जो है जो हमारा लिगेंड होते हैं ये इसमें सब भरा जाता है इलेक्ट्रॉन, और सब इलेक्ट्रॉन भरते हैं और भरने के बाद कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जिससे सिग्मा बंध बनाता है। कुल मिला के इसमें भर करके ओवरलैपिंग करते हैं और फिर सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया नहीं? सिग्मा बंध बनाएंगे भाई, इसमें कितना 6 CN है, तो अब ये Fe जो हमारा होगा इसमें जो है चारों किनारे पर जो है एक इधर CN होगा, एक इधर CN होगा, एक इधर CN होगा, इधर CN होगा और एक इधर CN होगा, और इस तरीके से भाई हमारा 6 है ना, तो एक CN इधर हो जाएगा, एक CN नीचे हो जाएगा, तो ये जो है हमारा उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो वही लिखा है अतिव्यापन करते हैं जिससे सिग्मा बंध बनाते हैं, तो ये जो है इनसे जुड़ करके ये जो है सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? इस तरीके से जो है सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। लिखा है केंद्रीय धातु परमाणु में रिक्त संकरित कक्षक, यानी जो रिक्त खाली वाले कक्षक होते हैं उसमें भरे हुए कक्षकों के साथ अब ये जो है भरता है, और भरने के बाद जो है अतिव्यापन करते हैं जिससे सिग्मा बंध बनाते हैं, आपस में सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। और अगला पॉइंट है प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होता है। बट प्रत्येक लिगेंड के पास जितना CN लिखा है हर CN के पास एक कक्षक रहेगा। अरे इसको भरने के लिए हर CN जो है एक चैम्बर चाहिए, एक CN को एक चैम्बर चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होता है जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यानी सब जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है इसमें जो है भरते हैं। समझ में आ गई बात? अब आगे कह रहा है यदि किसी संकुल के पास एक या अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वह संकुल अचुंबकीय दर्शाता है। जैसे मान लीजिए अभी चुंबकीय गुणों के बारे में बता रहे हैं, अगर मान लीजिए जैसे इस तरीके से यहाँ लिखा गया हो तो 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है मौके पर, तो अगर इस तरीके से यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा, चाहे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, कोई हमारा संकुल बना हो और उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, चाहे एक से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तो वह अनचुंबकीय होगा। कैसा होगा? अनचुंबकीय। खाली है ना, अब वो दूसरों को आकर्षित करेगा तो अनचुंबकीय होगा। यानी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है किसी भी संकुल में, अगर एक या एक से अधिक अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह संकुल अनचुंबकीय होगा। समझ में आ गई ये बात? और अगली बात इसी को फिर कहा गया है यदि किसी संकुल में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन, यानी जो भी संकुल हमारा है, यदि उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब के सब युग्मित हो। कैसे हो? युग्मित होते हैं, तो वह संकुल यौगिक प्रतिचुंबकीय होता है। कहने का मतलब अभी इसमें अगर हम बात करें तो देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये जो है यहाँ इकट्ठा कर दिया गया, और जब इकट्ठा कर देंगे तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा। तो अब बताओ इसमें कोई अयुग्मित रहेगा? कोई नहीं रहेगा, सब में जोड़ा भरा तैयार है भाई, दो इलेक्ट्रॉन ये भी हो जाएगा और साथ में यहाँ पर भी इसका CN का दो भरा जाएगा। तो इस तरीके से ये संकुल हमारा युग्मित होगा। अगर युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय होगा, और अगर अयुग्मित अगर बच जाता है, एक को अगर बच जाता है, जैसे यहाँ 3d6 है, अगर 3d5 होता तो एक अयुग्मित बच जाता, और एक अयुग्मित बच जाता तो ये हमारा अनचुंबकीय हो जाता और सभी के सभी भरे रहेंगे, जोड़ों में रहेंगे, तो ये हमारा प्रतिचुंबकीय होता है। अरे जब सब भरा है तो काहे जरूरत है उसको किसी को आकर्षित करने की? तो वही कहा गया है कि यदि संकुल में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो वह संकुल यौगिक प्रतिचुंबकीय होता है, यानी प्रतिचुंबकीय होता है। अगर अयुग्मित उपस्थित होता है तो अनचुंबकीय होता है। तो ये 6 बातें जो है ये आपके जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत को जो है बताते हैं। समझ में आ गई बात? ये जो है संकुल यौगिक के जो ज्यामिति है उस पर आधारित जो बंध बनते हैं, इसी पर आधारित संयोजकता नाम ही है संयोजकता आबंध सिद्धांत, यानी संयोजन में जो भाग ले रहे हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में बताया गया, और इसका प्रतिपादन जो है लिनियस पॉलिंग ने किया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और तीसरा वाला जो आपका बचता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT, इसका वीडियो का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आराम से देख लीजिएगा। और डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं इसके बारे में
तो ऑलरेडी इस पर वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इसका लिंक जो है नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जो है आप आराम से जो है सारे वीडियोस को आप डिटेल में देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। देखो बच्चों, इस चैप्टर से जितने भी टॉपिक्स हमने बताए हैं, सभी टॉपिक्स पर रेगुलर जो है हर साल जो है क्वेश्चन जो है रेगुलर पूछे जाते हैं। तो आप इसको जो है उम्मीद करता हूं सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इसमें बात फंसती है IUPAC नेम। इसमें IUPAC नेम भी पूछा जाता है। तो IUPAC नेम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आराम से आप देख लीजिएगा और समय मिलेगा फिर बता देंगे। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जो है कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास नए टॉपिक के साथ।